अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम तो मौजूद है, लेकिन अब पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात की जा रही है और हालात को श्रीलंका के हालात से जोड़ा जा रहा है और एक मुमासलत जो है वो पैदा की जा रही है। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर बहुत दबाव है, अदायगियाँ भी करनी है और ज़ाहिर है दरामदाद का मसला जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और उसके नतीजे में डॉलर जो है वो अब 192 की सतह जो है वो क्रॉस कर गया है। और इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 रुपये और 2.5 रुपये तक रुपए की बेकदरी में इजाफ़ा हो रहा है, ये मामला कहीं 200 को क्रॉस ना कर जाए। और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त मौजूदा हालात में जो है बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत के तमाम जो इदाद शुमार हैं या इंडिकेटर्स हैं वो सब के सब मुतज़लज़ल हुए हैं और ज़ाहिर है कि सियासी जो सूरत हाल होती है उसका मईशत के ऊपर बराह रास्त असर पड़ता है और वो असर अब दिखाई भी दे रहा है। महंगाई जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी जो है वो परेशान दिखाई देता है। क़ुव्वत इस्तिताअत जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है। सिर्फ़ अगर कोई इत्मीनान से है, सुकून से है, तो वो पाकिस्तान की अशरफिया है। अब हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात उठा सकती है और इसके नतीजे में अगर IMF की जो शराइत हैं उनमें कोई कमी लाते हुए कुछ आगे बढ़ना है तो क्या हो सकता है? क्या हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम पर डाल सकती है? यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो नहीं डाल सकती है और कोई तरीक़ाकार इस तरह का वज़ा करना होगा कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमने वाले और पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने वाले जो हैं वो इन तमाम सब्सिडी से अब महरूम हों। वक्त का तकाज़ा है कि कुछ ऐसे इक़दामात अब उठाए जाएं जिसके नतीजे में अशरफिया जो है वो अब कुर्बानी दे, वो अब आगे आए और आवाम जो है उसका कुछ भला हो सके। पाकिस्तान के अंदर हमने पाकिस्तान की जो कारोबारी तबका है उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी है और सनत साजी के लिए भी हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। एक सेक्टर के ऊपर तवज्जो रही है और आज पाकिस्तान जो है वो सुई तक जो है वो दरामद करता है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सख्त फ़ैसलों की ज़रूरत है, लेकिन तोपों का रुख जो है वो अब आवाम की तरफ बिला तखसीस नहीं मोड़ा जा सकता। अब इन तोपों का रुख जो है वो टारगेटेड होना चाहिए और उस जानिब होना चाहिए जिन्होंने गुज़श्ता 70 बरसों में इस मुल्क ने बहुत नवाजा है और उनको यहाँ तक पहुँचाया है कि उनको अपनी आगे की 5 से 7 नस्लों की कोई फ़िक्र नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, प्रिंसिपल हैं नर्स के, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान शेख साहब, सदर हैं FPCCI के। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे ज़रा मैं शुरू कर रहा हूँ और सवाल पहला ये है कि ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन की तरफ गामज़न है, 4 से 6 हफ़्ते जो हैं उसके वसाइल दस्तयाब हैं, मफरूज़ा है कि हकीकत है? देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सारा मसला ही बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड से है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इंपोर्ट हमारा सबसे बड़ा एक इशू बन गया है। जिस तेज़ी से इंपोर्ट बढ़ रहा है हमारा और कहीं पर कोई डिज़ायर नहीं है इस किस्म के नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स करने की, तो जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। रिज़र्व प्रेशर इसलिए पड़ रहा होता है कि जितने आपके इन्फ्लोज हैं वो सफिशेंट नहीं है आपके इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके रिज़र्व पे प्रेशर पड़ता है, वो नीचे आता है। जब नीचे आता है तो आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ता है। और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हर रोज़ 1-2 रुपया नीचे जा रहा है। इरफान शेख साहब जो हैं वो एक बिजनेसमैन आदमी हैं, उनकी फैक्ट्री है फ़र्ज़ कर लें। वो आज कोई चीज़ मंगाना चाहते हैं, वो 1 महीने के बाद मंगवाना चाह रहे थे। कोई केमिकल्स है, कोई चीज़ है वो मंगवाना चाहते थे,
तो वो तो घबराहट के आलम में उन्होंने कहा कि यार आज ही मैं अपना एलसी खोल दूं 190 के एक्सचेंज रेट पे, क्या पता कि जब मैं जाऊं उस वक्त तो कहीं 215 ना हो चुका हो, तो मैं आज ही कर दूं। तो इरफान शेख साहब ने आज एलसी खोल कर डिमांड क्रिएट कर दिया। आप एक्सपोर्टर हैं, आपने अपना एक्सपोर्ट प्रोसीड लाना है पाकिस्तान में। आप कहेंगे मुझे अल्लाह मियाँ की मार है कि मैं आज ले आऊँ, मैं एक हफ्ते के बाद क्यों ना लाऊं, कि हो सकता है कि 4-5 रुपये पर डॉलर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आज मैं नहीं लाता हूँ। आज आपने सप्लाई शॉर्ट कर दी, इरफान शेख साहब ने डिमांड क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप होगा, फिर एक्सचेंज रेट नीचे आएगा। तो ये सिलसिला चल रहा है। ये मुल्क स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चला गया है। इसमें कोई भी पॉलिसी इस वक्त कारगर नहीं हो सकती है जब तक कि आप इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल कैओस को आप ख़त्म नहीं करेंगे। और उसका वाहिद रास्ता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर साहब, वो एक सियासी मामला है, सियासी मामले को हम छोड़ देते हैं। हम जरा इस वक्त नहीं, एक मिनट ठहर जाए। मैं हमेशा यही बात करता रहा हूं, ये सियासी मामला है, हमें बात नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी सियासी मामले की वजह से इकोनॉमी नीचे जा रही है। आप जिस एक्सचेंज रेट की बात कर रही हैं, क्या ये पीसफुल एनवायरनमेंट में ये नीचे जा रहा है? ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से जा रहा है। तो सियासत का डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस वक्त पाकिस्तान की मैशत पे। डॉक्टर साहब, आप भी वाबस्ता रहे हैं हुकूमतों से। गुज़श्ता 10 बरस की 2 जमहूरी हुकूमतें और 4 बरस की गवर्नेंस 14 साल को मिला लें तो रुपया गिरा ही है, कहीं पर ऊपर नहीं आया है। अब डॉलर, इसहाक डार साहब को अभी तक ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर को जो है इस्तेकाम बख्शा। मैं इस तरफ आता हूँ। इरफान शेख साहब, आप सदर हैं FPCCI के। पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त जो इक्तसादी सूरत हाल है पाकिस्तान की और जिसकी मुमासलत की जा रही है श्रीलंका से, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी कम्युनिटी क्या सोच रही है? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि श्रीलंका की एक छोटी इकोनॉमी है, छोटी आबादी है। ये 220 मिलियन की आबादी है यहाँ पे, और मे भी 250 मिलियन के करीब हो, जो क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हो सका। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और इतना ही बड़ा बहरान आना है, ये इस तरह से नहीं आना जैसे उधर है, उससे ज्यादा खौफनाक होगा ये। देखिए, आपके रिजर्व 10.5 पे टच कर गए हैं। आपके जो ना आपने 3 बिलियन लिया हुआ है यूएई से, 3 बिलियन लिया हुआ सऊदी अरब से, 2.4 आपने लिया हुआ उससे, चाइना से। तो आपके अपने रिजर्व क्या है? आपके पास तो है ही कुछ नहीं। ये इस वक्त हालात ये हैं कि मैं कहता हूँ खुदारा अपने सियासतदानों से कि इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क के वो हालात नहीं कि हम बोले ना और हम आराम से ये कहते रहे कि जी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ना हो जाए, ये ना हो जाए। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें खुल के बोलना होगा। हमें हर सूरत एक एक दिन आप जो जाया कर रहे हैं, ये एक एक दिन भारी हो रहा है आपके ऊपर। आपके पास ये जो कोalition गवर्नमेंट है, ये फैसले नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं, आपको इसका फैसला करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके हालात ठीक करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये मुल्क डिफॉल्टर हो रहा है, होने की तरफ जा रहा है, और इसको फिर आप और परेशानी में हो जाएंगे। मैं बताता रहा हूँ, पहले क्या होता था कि जब भी ऐसा मौका आया तो हम गए ना, उनके IMF के पास गए, उसके पास गए, किसी और डोनर्स के पास गए। हमने 3-4 बिलियन अपना वहां से इकट्ठा किया, और फिर 3-4 बिलियन को आराम से 2-4 साल जो हमारी हुकूमत रही उसमें खाते पीते रहे। अब वो वक्त नहीं रह गया। अब ना हम ले सकते हैं और आगे, और ना आगे इसके ऊपर और बर्डन डाल सकते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर गुंजाइश नहीं रही है। अब आपको मेहरबानी के जो आपने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने अब मिसाल के तौर पे फार्मा वाले हैं, जो आपकी बेसिक आइटम है, आपकी मेडिसिन आपको लोगों को जरूरत है, तो उसके लिए जब वो डॉलर लेने जाते हैं तो डॉलर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्टर है वो रोक के बैठ गया है कि यार ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो मैं आराम से इसको अपना थोड़ा डिले कर लेता हूँ। तो ये सप्लाई और डिमांड की बहुत बड़ी एक सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्योस है, और यहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज भी हो जानी, चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं रहनी। फिर मैं आपके साथ दूसरी बात करता हूँ कि हम 39.3 ट्रेड डेफिसिट पे हैं, 20 बिलियन का हम करंट डेफिसिट पे हैं, और जो बजट मुझे डेफिसिट नजर आ रहा है वो तकरीबन 2565 उसका नजर आ रहा है मुझे बिलियन का। और फिर आपके रिजर्व भी कम हो गए। अब हमें ड्रास्टिक फैसले लेने पड़ेंगे। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने में सबसे पहले जितनी लग्जरी आइटम है ना, सबको बैन कर देना चाहिए।
फौरी तौर पे आज के दिन से। और नंबर 2, आप कहते हैं पेट्रोल की हमारा ज्यादा, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा हमारा खर्चा आता है, तो मैं ये कह रहा था कि 1800 सीसी की गाड़ी तक आप चलने की, रोड पे आने की इजाजत दें, और सिर्फ सैटरडे संडे जो ना उससे ऊपर की गाड़ी को इजाजत दें, ताकि इसको कंट्रोल कर लिया जाए। मैं इरफान तमाम शेख साहब, ये स्टोर्स जो को तजावीज़ हैं इस तरफ आते हैं, ज़रा पहले ये जो एक मामला है इसको देखें। अब इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि इरफान शेख साहब जो हैं उन्होंने जो बात की है उसको मैं इंडोर्स करता हूँ, और वो नज़र भी आता है कि आप जो हैं गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगा देते। हम क्यों जापान के लिए काम कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? 7-8 अरब डॉलर किस खुशी में? उसके बाद जो आपका नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स हैं जो सिर्फ अशरफिया के गले के हलक से नीचे नहीं उतरते हैं, आप क्यों नहीं उसको बैन करते हैं? आप क्यों राशनिंग की तरफ नहीं जाते हैं चीज़ों की? अंधे को भी ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो क्लास बैठी हुई है फैसला साजी में, क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है ना, जो आज जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं, इरफान शेख साहब ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की, किसी ने तो हमें पहुँचाया है यहाँ पर। तो वो क्या चाहेगा कि अब यहाँ से हम बेहतरी की तरफ निकल जाए फ़ौरन, या श्रीलंकन टाइप के क्राइसिस क्रिएट कर दे ताकि जेब में पैसे ना हो कि पेट्रोल इंपोर्ट कर सकें, डीजल इंपोर्ट कर सकें, खाने पीने की चीज़ इंपोर्ट कर सकें, मेडिसिन इंपोर्ट कर सकें। इसके जेब में पैसे नहीं होंगे तो फिर आप ये बताएं कि या जो हम सब बात कर रहे हैं, क्या जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? वो इस श्रीलंका टाइप क्राइसिस को नहीं देख रहे हैं? क्या मैं पिछले 4 साल से ये बात नहीं कह रहा हूं कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कब बंद करें? मैं नहीं कहता रहा कि अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी? मेरी तो जुबान थक गई है कहते कहते। आज 4 साल में अगर किसी के कान पे नहीं गया तो मैं क्या कहूँगा कि वो लोग जो बैठे हुए हैं, जो फैसला कर सकते हैं, उन्हें मुल्क से मोहब्बत है? ये सवालिया निशान है मेरे नज़दीक। अगर मुल्क से मोहब्बत हो तो ये 4 साल ज़ाया नहीं कर सकते थे। 1 महीने से ज़्यादा इस हुकूमत को तकरीबन हो गया है आए हुए, एक पॉलिसी डिसीजन नहीं ली गई है कि किस तरीके से इस चीज़ों को एड्रेस किया जाए। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो किसी और को देख रहा है। दिन गुजरता जा रहा है, दफ्तर जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, घर आ जाते हैं। मुल्क जहन्नम में जाए, हु केयर्स अबाउट द कंट्री? इसीलिए मैं कहता हूँ 4 साल से एक चीख रहा था मैं, मुझे मालूम था कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ एक शख्स के भी अगर कान में ये बात नहीं गई है तो मैं क्या कहूँ? डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इरफान शेख साहब, तजावीज़ की तरफ हम आते हैं। ज़रा पहले ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक तवानाई का बहरान भी है, और जाहिर है कि सनअतकार अपनी जगह के ऊपर परेशान है, ताजर अपनी जगह के ऊपर परेशान है। ये जो अब एक बॉटल नेक सिचुएशन आ गई है, आपको दिखाई देता है कि ये हालात जो हैं इसके अंदर बेहतरी आ सकती है? इतने मुश्किल सूरत हाल नहीं है जिसका कहा जा रहा है, अगर हम ठोस इक़दामात उठा लें तो हम इसमें से निकल सकते हैं? देखिए जी, हमें फैसले करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें अब फैसले करने पड़ेंगे, और आप एक दिन भी लेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने आप को उस सुरंग में, उस अपना खाई में गिरा रहे हैं। एक दिन भी ज़ाया करने वाला नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका रुपी जो डेप्रिशिएट होता है, तो 1 रुपी डेप्रिशिएट होता है तो पाकिस्तान का 80 अरब का कर्जा बढ़ जाता है 1 रुपी से। और यहाँ तो तकरीबन 7-8 रुपए के करीब अब और डिप्रिशिएट हो चुके हैं, 192 तक ये टच कर गया है। और जो मुझे लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है
ये मुझे कोई भाई नजर नहीं आ रहा कि 200 को भी टच करेगा। और ये इतना खौफनाक सूरत हाल है कि आपके लिए बहुत आगे परेशानी हो जानी है, आपके कर्जे बढ़ जाने हैं, बैठे बैठे आपके कर्जे बढ़ जाने हैं। हमें तो अब सच्ची बात है, रात को सोना भी नहीं चाहिए, इसी के ऊपर काम करना चाहिए कि इस मुल्क को हम कैसे बचा सकते हैं। अब मैं आपको तजवीज़ देता हूँ थोड़ी सी, कि सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, तो तमाम स्टोर्स और जितने भी शॉपकीपर्स हैं तमाम, इन सब की टाइमिंग की जाए, सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक इसको कर दिया जाए, ताकि उसके बाद आपकी बिजली बंद हो जाए, आपका सिर्फ अपनी इंडस्ट्री आपकी चले और उसको अपना काम करें। दूसरी बात कि आपकी जितनी गाड़ियां हैं, आपकी 1800 सीसी से अपना जो नीचे हैं, उन सबको मंडे टू फ्राइडे चलाने की, जब रोड पे आने की इजाजत दी जाए। बाकी जो प्राइवेट गाड़ी हैं, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, बट ये प्राइवेट गाड़ियों को रोडों पे आने से रोक लिया जाए और सिर्फ सैटरडे संडे को बड़ी गाड़ी आप लेके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल हम मुतम्मल ही नहीं है कि इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकें, हमारे पास रिजर्व नहीं है कि हम उसको चला सकें। ये आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप कॉटन भी जो ना आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपने एग्रीकल्चर को देखा ही नहीं, उसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमें 1.4 बिलियन हमारा खर्च हो रहा है कॉटन को इंपोर्ट करने के ऊपर। हमने इसकी जूनिंग करनी है ताकि वहां पे कॉटन लगे, और वो कॉटन का पूरा एरिया था हमारा साउथ, हमारा पंजाब, वहां पर सारा गन्ना लगना शुरू हो गया, शुगर के लगना शुरू हो गया। इसको अपना जूनिंग करनी पड़ेगी ताकि मसले हल हों। फिर आपका जो एडिबल ऑयल है, ये एडिबल ऑयल और पल्सिस तक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.1 बिलियन इसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं डॉलर। और हम अपने यहाँ पे क्यों नहीं इसकी करते, इसकी सब्स्टिट्यूशन करते, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते दालें, यहाँ पे क्यों नहीं करते हम यहाँ पे। इसके लिए भी हमें फैसला करना, क्योंकि पल्सिस का एग्रीकल्चर में फैसला आपको 3 से 6 माह में हो जाता है, आपके पास आ जाते हैं। अगर आपकी किटी में यही आ जाता है तो 2-3 बिलियन आप यहाँ से बचा सकते हैं। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा पॉलिटिक्स को अब जो है ना उसको खैरबाद कह दें। अब सबसे पहले इस मुल्क की मईशत के बारे में सोचें। ये मुल्क है तो आपकी पॉलिटिक्स होनी है, अगर ये मुल्क नहीं रहा तो आपकी पॉलिटिक्स भी नहीं रहेगी और ना हम लोग रह सकेंगे। हमारे लिए यहाँ पे बहुत मामला मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सच्ची बात बताऊँ, मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ये हालात होते मुझे नज़र आ रहे हैं कि खुदा ना खासा यहाँ पे खाना जंगी ना शुरू हो जाए, कोई डिवीजन ना हो जाए या कुछ ऐसा मसला ना हो जाए। तो खुदा के लिए सारी चीज़ों को छोड़े, सिर्फ और सिर्फ अपनी मुआशी चीज़ों को देखना शुरू कर दें। तो देखना शुरू कर दें। मैं इरफान शेख साहब आता हूँ। डॉक्टर इशफाक साहब जी, इरफान शेख साहब जो बात कर रहे हैं, क्या इसको फिर ये देखा जाए कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी शारिये जो हैं वो इस कदर दिगरगू हो गए हैं, हालत जो है वो इतनी ख़राब हो चुकी हुई है और वसाइल जो हैं वो इतने सुकड़ चुके हुए हैं, और यही वजह है कि कोई बाहर से अब हम पर मज़ीद एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ना सऊदी अरब आगे बढ़ा है, ना यूएई आगे बढ़ा है। अब सुना है कि लंदन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब चीन जा रहे हैं। तो ये कर्ज़ की पीते थे मैं और अब झूमते रहे हैं 74 साल, तो अब क्या करना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि जिस तरीके से आपने मंजर कशी की है, मईशत के बहुत दिगरगू हैं, बिल्कुल गलत है ये बात। जो रियल सेक्टर इज़ डूइंग वेरी वेल। इस साल आपका ग्रोथ जो है 5% होगा, पिछले साल ये 5.7% था। 2 साल का एवरेज ले लें तो ये 5.3% ग्रोथ है, जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के 60 साल का ग्रोथ रेट ले लें तो उसके बराबर है। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं उससे बेहतर हम जा रहे हैं। इस साल सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट भी होगा, $30 बिलियन। इस साल सबसे ज़्यादा हमारा रेमिटेंस आएगा with $31 बिलियन। हमारा इशू है इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट। हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं $30 बिलियन, ये सिर्फ 4 आइटम पे ख़त्म हो जाता है हमारा। तेल की इंपोर्ट पे, गैस की इंपोर्ट पे, LNG की इंपोर्ट में और फूड की इंपोर्ट पे ख़त्म हो गया। बाकी के लिए सब आप फिर बोरो करें आप। तो जब हमारा इशू है सिर्फ और सिर्फ डॉलर, बस बाकी छोड़ दें आप उसको। तो अब ये डॉलर को बचाने का बहुत अच्छे उन्होंने सजेशन दिया है। मैं भी इसी पे सजेशन देना चाहता हूँ। ये वो सजेशन है जो आज चाहे तो प्राइम मिनिस्टर आज अनाउंस कर दे। सबसे पहली चीज ये है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम 34 मिलियन लीटर पेट्रोल हर दिन खर्च करते हैं। हमारा कंजम्पशन है 34 मिलियन लीटर ऑफ पेट्रोल।
और इसी तरीके से कोई 30 मिलियन लीटर जो है डीजल इस्तेमाल होता है हमारा। आप जब मुल्क क्राइसिस में है और तेल की डिमांड बढ़ रही है, उसके इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो किसने कहा था कि 5 दिन से 6 दिन के लिए दफ्तर खोल दिया जाए? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में आउट ऑफ सेंस किस्म का ये फैसला था। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा हाथ जोड़कर, रिवर्ट बैक टू योर 5 days a week एंड सेव योर एनर्जी। न सिर्फ यह कि 5 days a week पे आप जाए, एक दिन वर्क फ्रॉम होम करें। हम करते रहे हैं, अभी रिसेंट पास्ट में करते रहे हैं। तो आप देखें कि आपका पेट्रोल बचेगा, आपका गैस बचेगा, आपकी बिजली बचेगी, ये सब बचेगा आपका। एक एक रुपया जो है, एक एक डॉलर आपको इस वक्त बचाना है। इसके अलावा हम अपना गैस जो इस्तेमाल करते हैं, आप इसकी राशनिंग करें। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप गैस सप्लाई करें घरों में, ताकि लोगों के नाश्ता बन सके। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक दिन में आप गैस सप्लाई करें ताकि खाना बन सके। रात के शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक आप खाने के लिए जो है चूल्हे जलने के लिए आप गैस सप्लाई करें, उसके बाद बंद कर दें। इसके 2 फायदे होंगे। एक, न सिर्फ गैस का कंजम्पशन कम हो रहा होगा, बल्कि ये जो जब गैस पाइप में डालते हैं तो उसकी जो लीकेजेस है, वो 12-13% ऑफ गैस के लीकेजेस हैं, वो आपको बच जाएंगे। वो नहीं होंगे क्योंकि गैस आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं पाइपलाइन से। तो आप बचाएं कि ये कतरा कतरा बहुत हो सकता है। इसके अलावा मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक लेना पड़ रहा है जी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें इरफान शेख साहब, डॉक्टर साहब इस चीज़ से इत्तफाक नहीं कर रहे कि मईशत जो है वो इतनी बुरी शेप में है। वो ये बात कह रहे हैं हमारा मसला जो है वो हमारा तजारती खसारा जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे लिए मसला बना हुआ है, और उसको कंट्रोल किया जाए तो मईशत जो है उसको टर्न अराउंड किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी हकीकत है जो सबको पता है, सब इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जब इसके हवाले से इक़दामात की बात आती है तो वो उठाए नहीं जाते। आप ये बात कह रहे हैं कि जो गाड़ियों वाला सिलसिला है, आप ये देखें कि आप जब हफ्ता इतवार की छुट्टी करते हैं तो जो आपके तफरीह के इलाके हैं उनके ऊपर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है, जो ये तजाद है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? जी, मैं मुझे इजाजत है बोलने की? जी। डॉक्टर साहब ने बात की कि मसला उसकी इकोनॉमी की खराबी का नहीं है। 5.7 था, हम 5.3 के ओर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछें कि कोई ऐसा इंडिकेटर मुझे बताएं जो पॉजिटिव हो। इस वक्त 39.3 बिलियन पे हम जा रहे हैं डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में। मैं तो कह ही रहा हूं कि हमारा इशू बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। मैं तो कह रहा हूं करंट अकाउंट देख लें, उसमें डेफिसिट में है। डॉक्टर साहब, इनको थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लेने दें, एंड मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा। जी 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 इरफान साहब। जी मैं बात करूं? जी मैं बात करूं? जी करें। अच्छा, देखिए सारे इंडिकेटर्स आपके नेगेटिव हैं, सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव जा रहे हैं इस वक्त आपके। और नंबर 2 बात है कि सबसे बड़ी, जो मैं इनके साथ एग्री हूं डॉक्टर साहब के साथ, कि फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। भाई फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे बड़ा काम है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट बैन करें, फॉर 1 और 2 years बैन कर दें, सारी लग्जरी आइटम बैन कर दें, सारी नॉन एसेंशियल आइटम बैन कर दें, ना मंगवाएं। नहीं मंगवाना हम नहीं मुतहम्मल भी, कैसे हम लोग गुजारा करें उसके बगैर? लोग चाहते हैं कि सब कुछ मिले भी, हो भी और मुल्क भी ठीक रहे। ऐसे नहीं हो सकता, हमें फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसको अपना लागू करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज की मैं बात करता हूँ, आउट ऑफ बुक्स फैसले करने पड़ेंगे। मैं सच्ची बात है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे लोगों के पास, आपको पता है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है ना, तकरीबन कोई 15 से 20 बिलियन डॉलर की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है।
हमने क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे हमने कहा जिसको कर लें, हमने फेडरेशन ने बना के भेजा इनको। इसके ऊपर हमने एक पूरा अपने पब्लिकेशन की है, बुक बनाई है, गवर्नमेंट को भिजवाई है कि खुदारा जैसे दुबई में हो रहा है, जैसे सिंगापुर में हो रहा है, उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। एक तो सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो जाएगा। नंबर 2 बात यह है कि आपका जो लोग कैश कराते हैं जाके दुबई में, सिंगापुर में, वो यहाँ कैश कराना शुरू कर देंगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 ये आपको फौरी तौर पे करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हमने आईटी के ऊपर कहा था पिछली गवर्नमेंट से कि जी आईटी के ऊपर आपने जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज्यादा किया हुआ है, इसको कम करें। लोग बाहर पार्क कर रहे हैं, वो यहाँ लेके आए, 1% कराया, उसका में इफेक्ट आना शुरू हो गया। तीसरा ये हमने कहा कि जो जितने भी अब इंडेंटर हैं यहाँ पे, जितने भी इंडेंटर, उनके ऊपर आपका 5% टैक्स है, प्लस सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर ले रही है 3% अलहदा, 8% है। वो भी पैसे पार्क कर रहे हैं बाहर ही और फिर हुंडी के जरिए मंगवाते हैं। तो खुदारा उसके ऊपर भी कम करके 1% करें ताकि लोग पैसे यहाँ पे लेके, फॉरेन एक्सचेंज की इस मुल्क को जरूरत है। तीसरी बात कि आउट ऑफ बुक्स हमें फैसला करना पड़ेगा। यहाँ पाकिस्तानियों के पास मेरे हिसाब से कम से कम कोई 15 से 20 बिलियन डॉलर कैश है, 15 से 20 बिलियन डॉलर कैश है। हमें इस वक्त अपना स्कीम देनी चाहिए। हमें सारी चीजों से बालातर होके, जी IMF क्या कहती है, फेडअप क्या कहती है, वो करना ठीक है। इरफान शेख साहब, मेरे पास चूंकि वक्त कम रह गया है, डॉक्टर साहब लास्ट टेक, आप क्या कहेंगे कि हमें अब कैसे इस हालात को देखना है, क्योंकि वो तो लंदन से अब क्या आता है क्या नहीं आता वो तो बात की बात है। देखें, आप डॉलर बचाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा मसला डॉलर का है। हमारे रियल सेक्टर ऑफ द इकानमी ठीक जा रही है, 5% इस साल ग्रोथ होगा, बस ये चंद दिनों की बात है, आपका नंबर आ जाएगा। पिछले साल 5.7% ग्रोथ तो ऑलरेडी नोन है सबको। इस साल इंडस्ट्री जुलाई से फरवरी तक का नंबर तो ऑलरेडी आ गया है, क्लोज टू 8% ग्रो कर रही है। आपके वीट क्रॉप में डिप है, लेकिन बाकी शुगर केन एंड कॉटन जो है इस वक्त तक तकरीबन 9 मिलियन बेल से करीब होगा। तो यार ये तो ठीक जा रही है ना। हमारा इशू है बैलेंस पेमेंट, हमारा इशू है इंपोर्ट, हमारा इशू है डॉलर। डॉलर बचाओ। हम 150 मिलियन डॉलर महीने का खर्च करते हैं ट्रैवल पे, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स। सैर व तफरी हो रही है। आप सिवाय 2 कैटेगरी के, जो हमारे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं जो छुट्टी में आते हैं, उनके टिकट पे कोई इशू ना करें। जो हमारे स्टूडेंट हैं जो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, छुट्टियों में आए हुए हैं, दोबारा वापस जा रहे हैं, उनको छोड़ दें। जो लोग सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं, इवन बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप उनके टिकट पे 200 से 300% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएं, मेक देयर ट्रैवल एक्सपेंसिव। उसके बाद जब वो जाते हैं अपने जहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप उस पर सरचार्ज लगाएं कि 50% सरचार्ज इसमें भी लगाएं। मेक देयर ट्रैवल डिफिकल्ट, सेव करें। जिस वक्त पैंडेमिक का ज़माना था, यही $150 बिलियन के जो महीने का खर्चा था, ये 10 मिलियन पे आ गया था। 10 मिलियन पे सिर्फ। यार आप 100 बिलियन। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया इरफान शेख साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।